तो साथियों, गुड इवनिंग। एनटीसीपी हेयर के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट पॉलिटी की, और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? संविधान को कहते हैं। साथियों, नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है, नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जहां से एक राष्ट्र को चलाने के लिए, एक देश के शासन को स्थापित करने के लिए आधार बनाया जाता है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, और विधान का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम व कानून। तो एक देश को चलाए रखने के लिए, एक देश का शासन रूपी नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है संविधान की। तो आपसे मैं बात कर रहा हूं भारत के संविधान की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, ये हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही चलता हुआ चला आ रहा था। सबसे पहले जो संविधान का हमारा डेवलपमेंट है वो सिस्टमेटिक वे में कुछ इस तरह से हो सकता है। आप सभी को पता होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कुछ हमारे यहाँ गवर्नमेंट एक्ट लागू किए गए थे, जिनको हम कंपनी के शासनाधीन पारित नियम या कानून कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के बाद जो आता है वो आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। आफ्टर देन आता है चार्टर एक्ट 1793 में। आफ्टर देन आता है 4th नंबर पे चार्टर एक्ट 1813 का। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 का। आफ्टर देन आता है चार्टर एक्ट 1853 का। और डियर स्टूडेंट्स, कंपनी के शासनाधीन में पारित इतने सारे एक्ट थे। इसके बाद ब्रिटिश क्राउन, क्राउन शब्द का अर्थ होता है ताज, तो ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन जो पारित इसके बाद के जो अधिनियम होते हैं, एक्ट होते हैं, उनको एक बार हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और उसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। फिर आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। आफ्टर देन आता है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं, ये सारी चीजें तो आपको एक बुक में मिल जाती हैं, लेकिन एक क्लास नोट्स की अगर बात करें, एक गुड टीचिंग की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हम कैसे क्लियर करें, इसके लिए कुछ इसमें से स्पेशल रेगुलेटिंग एक्ट हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनको समझ लेना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं। जो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 का है, इसके तहत अगर हम लोग बात करें तो आपको पता होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत के कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस उच्चतम न्यायालय में जो है एक चीफ जस्टिस रहता था, एक मुख्य न्यायाधीश रहता था, और इसके 3 सहयोगी सदस्य थे। सहायक न्यायाधीशों में 3 जो है वो सहायक न्यायाधीश थे। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर एलिजा इम्पे कौन थे? तो आप बता सकते हैं कि सर एलिजा इम्पे थे, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो एक उच्चतम न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था 1774 में। उस कोलकाता उच्चतम न्यायालय, जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो सर एलिजा इम्पे बनाए गए थे। किसको बनाया गया था साथियों, बताइए? एलिजा इम्पे को बनाया गया था। एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय था,
इसके जो अन्य 3 न्यायाधीश थे वो थे चैम्बर्स, लिविस्टर और हाइट। जो सहायक न्यायाधीश थे उनमें एक थे चैम्बर्स, कौन थे साथियों? चैम्बर्स थे। और कौन थे साथियों बताइए? लिविस्टर थे। और तीसरे जो थे वो हाइट थे। कौन थे? हाइट थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में किस वर्ष एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1774 में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इस उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा टिम्पे। इसके बाद 3 इसमें सहायक न्यायाधीश थे जिनके नाम क्रमशः चैम्बर्स, लिविस्टर और हाइट थे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहते हैं, आपने एक नाम पढ़ा होगा बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। इसका नाम पढ़ा होगा वारेन हेस्टिंग्स का नाम पढ़ा होगा वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स पर रॉबर्ट पिट्स ने भारत आकर के वारेन हेस्टिंग्स पर पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जब इनके कार्यों की समीक्षा की, किसके कार्यों की समीक्षा की थी? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यों की समीक्षा करने के लिए। किसकी समीक्षा करने के लिए? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यों की समीक्षा करने के लिए रॉबर्ट पिट्स भारत आए थे। और रॉबर्ट पिट्स ने जिस एक्ट को यहाँ पे अपनाया था उसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसके तहत वारेन हेस्टिंग्स पर इम्पीचमेंट लगाया गया था। इम्पीचमेंट होता है महाभियोग। आगे चल के आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 61 में जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति पर भी इम्पीचमेंट महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहते हैं, हायर पोस्ट पे जो लोग पोस्टेड होते हैं, जैसे भारत का राष्ट्रपति है, तो भारत के राष्ट्रपति को उनकी सीट से हटाने की जो व्यवस्था होती है उसको इम्पीचमेंट या महाभियोग कहते हैं। भारत में आने वाले स्टूडेंट्स 34 गवर्नर्स हुए हैं। भारत में जो ब्रिटिश गवर्नर आए हैं वो 34 आए हैं। और उन 34 में एकमात्र ऐसा भारत आने वाला एक गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स, जिसने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत रिव्यू रिपोर्ट ली गई और वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया। हालांकि 1795 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स पर लगे हुए इम्पीचमेंट महाभियोग की इंक्वायरी की गई, उसकी रिव्यू रिपोर्ट प्रिपेयर की गई। आफ्टर देन ये कंफर्म हो गया कि वारेन हेस्टिंग्स महाभियोग के पक्षधर नहीं थे, उनके ऊपर महाभियोग की आवश्यकता नहीं थी। लिहाजा महाभियोग को 1795 में जाकर के क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो इसलिए पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहां से आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में सर्वप्रथम कोलकाता में जो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, वो कब बनाया गया था? तो 1774 में मैंने आपको बताया था, जिसके अंतर्गत कोलकाता के लोगों का न्याय निर्णय किया जाता था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया और इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत यहाँ पे ये चीजें कंफर्म कर दी गई कि वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, लेकिन 1795 में वहां के वर्ग के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर लगे हुए महाभियोग को क्या कर दिया गया साथियों? समाप्त कर दिया गया। किस पे लगा हुआ समाप्त कर दिया गया? वारेन हेस्टिंग्स पे जो महाभियोग लगाया गया था इसको समाप्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन और यहां से आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से, वो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? द्वैध सिस्टम जो होता है तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत।
तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या होता है, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। भारत में किसकी शुरुआत की जाती है, द्वैध शासन। तो द्वैध शासन की जो शुरुआत है वो 1784 में हो जाती है। तो द्वैध शासन की शुरुआत जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत होती है, और द्वैध शासन की जो शुरुआत है जिसको डीआरटी सिस्टम कहा जाता है, ये जाकर के 1858 में समाप्त होती है। कब समाप्त होती है, 1858। तो 1858 का रिवोल्यूशन है, 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत जाकर के द्वैध शासन को क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो आज के लिए साथियों इतना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। और इस तरह से अगर हमारी क्लासेस आपकी समझ में आ रही हैं तो निश्चित तौर पर सारे लोग एवरीडे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। थैंक्स।